कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा में देंगे जवाब। सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लेकर सीएम देंगे जवाब। इसे लेकर मुख्यमंत्री के जवाब से पहले सीएस वी श्रीनिवास ने आदेश जारी किया है। संबंधित विभाग कल शनिवार को अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे। 2 साल की उपलब्धियों संबंधी बिंदु बताएंगे सीएम भजनलाल शर्मा। कल विधानसभा में नहीं होगा प्रश्नकाल और मुख्यमंत्री सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को विधानसभा में गिनवाते नजर आएंगे। कल विधानसभा में बोलेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो कल विधानसभा में सीएम भजनलाल शर्मा का जवाब। सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को लेकर लगातार विपक्ष सवाल करता रहा है। अब कल सीएम भजनलाल शर्मा विधानसभा की पटल पर रखेंगे तमाम वो बिंदु जो बताएंगे कि क्या क्या काम इन बीते 2 सालों में सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में हुए हैं। और राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चतुर्थ श्रेणी भर्ती के विवादित प्रश्नों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई संपन्न। विभिन्न शिफ्टों से जुड़े प्रश्नों पर एक साथ हुई सुनवाई। अभ्यर्थियों की आपत्तियों को न्यायालय ने गंभीरता से सुना है। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट आनंद शर्मा ने पक्ष रखा। उत्तर कुंजी में त्रुटियों के ऑथेंटिक प्रूफ न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं। गलत उत्तरों से परिणाम प्रभावित होने का तर्क रखा गया है। न्यायालय ने प्रशासनिक सुधार विभाग को नोटिस जारी किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राज्य सरकार से भी जवाब मांगा गया है। विवादित प्रश्नों और उत्तर कुंजी पर विस्तृत पक्ष रखने के निर्देश दिए गए। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामले को विचारणीय मानते हुए जवाब तलब किया है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जमवा रामगढ़ क्षेत्र से सामने आए एक वायरल वीडियो ने परिवहन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नक्ची घाटी नायला रोड पर एक ओवरलोड अवैध जीप सवारियों को ठूस ठूस कर भरकर दौड़ती नजर आ रही है। वीडियो में महिला सवारियां जीप के बाहर लटकती दिखाई दे रही हैं। वहीं जानकारी के अनुसार वाहन में स्कूली छात्र भी सवार थे। बताया जा रहा है कि ये वीडियो आज सुबह बूझ मानोता मार्ग का है, जहां पर यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। विधानसभा क्षेत्र में पर्याप्त परिवहन सुविधाओं के अभाव के चलते लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। तो राजस्थान में ये जो तस्वीर जमवा रामगढ़ की है, ये अफसोसजनक है कि ये तस्वीर प्रदेश के कई ग्रामीण अंचलों में देखने को मिलती है, जहां पर परिवहन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना लचीला है कि लोगों को एक ही वाहन में ठूस ठूस कर भरकर जाना पड़ता है। उनकी ये मजबूरी हो जाती है कि उन्हें अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो वो अपनी जिंदगी को रिस्क पर डालकर इन वाहनों में ट्रैवल करने के लिए मजबूर होते हैं। ये तस्वीर जमवा रामगढ़ की है, जहां पर एक वाहन में इतनी ज्यादा भीड़, वाहन की आप ऊपर छत पर देखिए कितने लोग बैठे हैं, पीछे महिलाएं लटकी हुई हैं। किसी की भी जान चली जाए अगर एक भी व्यक्ति इस वाहन से अचानक से गिर जाए। और जयपुर से एक और खबर आ रही है, जहां पर विधानसभा में इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर का मुद्दा उठा है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर हुए मीडिया से रूबरू। उन्होंने कहा कर रहे हैं डिस्कॉम तबादलों का मुद्दा उठा है। 2010 में विद्युत निगम था, तब एक ही कंपनी हुआ करती थी, फिर एक स्कीम आई राजस्थान पावर सेक्टर सुधार। उसमें विकल्प मिला कि जो जहां जाना चाहता है वहां पोस्टिंग ले सकता है। फिर उसके बाद अलग अलग कंपनियां बनी और भर्ती में मेरिट वालों को चॉइस के आधार पर नियुक्ति मिलती है। जो मेरिट पे नीचे रहते हैं उसको कार्मिक अपनी परेशानियों की वजह से निरंतर इंटर डिस्कॉम की मांग कर रहे हैं। अब हमने भी परेशानी समझते हुए एक कमेटी बनाने का निर्णय किया है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे निर्णय किया जाएगा।
तो विधानसभा में इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर का मुद्दा उठा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि हमारे विद्युत विभाग के कई कर्मचारी लगातार इंटर डिस्कॉम तबादलों की मांग कर रहे हैं। आज ध्यान आकर्षण में भी इंटर डिस्कॉम तबादलों का मुद्दा उठा है। उन्होंने सफाई दी कि 2010 में विद्युत निगम था, तब एक ही कंपनी हुआ करती थी। हमारे सहयोगी सुनील जुड़ गए। सुनील, ये मुद्दा लगातार प्रदेश में उठता रहा है और आज इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर का मुद्दा विधानसभा में भी उठा है। ऐसे में मंत्री जी ने क्या कहा? बिल्कुल नंदिनी, देखिए लगातार जो बिजली कर्मचारी हैं जो इंटर डिस्कॉम तबादलों की मांग कर रहे हैं वो अलग अलग जो मंच मिल रहे हैं वहां से आवाज उठा रहे हैं। आज जो है विधानसभा में ध्यानाकर्षण जो किया गया है एक विधायक के द्वारा, तो उसके जवाब में मंत्री ने सदन में भी जवाब दिया और बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि वाकई में मंत्री ने माना है कि एक समस्या है, क्योंकि दूर दराज जो है बिजली कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं। कई चुनौतियां, पारिवारिक चुनौतियां हैं और कई तरह की जोखिम भी उनके साथ हैं। ऐसे में उनकी मांग जायज है, लेकिन कई सारे तकनीकी पहलू हैं जिनकी वजह से जल्दी इस पर निर्णय नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी तमाम जो बिजली कर्मचारी हैं वो इंटर डिस्कॉम चाहते हैं। उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कमेटी बनाई जाएगी। यानी बड़ी बात ये है कि मंत्री ने दावा किया है कि बहुत जल्द एक कमेटी का जो है गठन किया जाएगा। वो कमेटी तमाम जो पहलू हैं, जो तकनीकी पहलू हैं और जो साथ ही साथ जो विधिक पहलू है उन पर चर्चा करेगी और इस निष्कर्ष तक पहुंचेगी कि अगर इंटर डिस्कॉम तबादले किए जाएं तो किस तरह से हो सकते हैं और अगर नहीं भी हो सकते हैं तो क्या ऐसे पहलू हैं, किस तरह के संशोधन जो बिजली कंपनियों के नियम है उनमें किस तरह का संशोधन करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक उम्मीद जगती है और जो मंत्री का जो सकारात्मक उत्तर आया है कहीं ना कहीं कर्मचारियों को राहत देने वाला है। यानी सरकार चाहती है कि जो कर्मचारियों की समस्या है उसका समाधान हो, लेकिन क्या तकनीकी पहलू बीच में आ रहे हैं उसके लिए कमेटी बैठेगी, कमेटी रिपोर्ट तैयार करेगी और रिपोर्ट सरकार तक पहुंचेगी। तो अब यही देखा जाएगा कि जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी इस आधार पर आगे की बातचीत का अंदाजा लगाया जा सकेगा। नंदिनी, चलिए शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आज जो इंटर डिस्कॉम तबादलों का मुद्दा एक बार फिर उठा और आज तो विधानसभा में उठा है, जिस पर मंत्री हीरालाल नागर ने सफाई दी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर पहुंचे और मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार पंचायत चुनाव समय पर नहीं करा रही है और कोर्ट के आदेश के बावजूद देरी की जा रही है। उन्होंने बजट पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि जोधपुर और मारवाड़ की उपेक्षा हुई है। कई परियोजनाओं जैसे 3rd फेज जल लिफ्ट, जोधपुर इंस्टीट्यूट और डिकाड़ी हॉस्पिटल समेत अन्य विकास कार्य ठप पड़े हैं। ठेकेदारों को भुगतान नहीं मिल रहा और पानी की सुविधा भी प्रभावित है। रिफाइनरी तैयार है लेकिन उद्घाटन अभी तय नहीं। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में बजट ने लोगों को निराश किया। कई राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा का एजेंडा सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने पहले चुनाव के समय पैसों के वितरण पर भी टिप्पणी की थी। देखिए ये है कि बजट जो आया था तो उपेक्षा हुई है जोधपुर की भी और पूरे संभाग मारवाड़ की भी। मारवाड़ की स्थिति अलग है, जैसलमेर, बाड़मेर, फरोदी, जालौन, सिरोही जो भी स्थिति है पाली, वहाँ स्थिति आकाश होकर पड़ते रहे थे। कई योजना ऐसी थी जिनको लेना चाहिए हाथ में। ये तो ठीक है, हम लोगों ने 3rd फेज जो है राजीव गांधी लिफ्ट का वो स्टेट गवर्नमेंट के खर्चे पे लगभग 1400 करोड़ रुपए हमने लगा दिया। वो काम चल रहा, वो धीमा हो गया है। अगर मैं इनके भरोसा रहता केंद्र सरकार के कि फॉरेन फंडिंग आएगी तब शुरू करेंगे, तो अभी तक वो काम शुरू नहीं हो पाता अभी तक भी। और पूरा जोधपुर जिले के गांव है, आसपास के इलाके हैं, सब जगह पानी पहुंचना है पीने के लिए। तो ये उपेक्षा कर रहे हैं, तो काम पूरे होंगे। जो हमारा जो स्पोर्ट इंस्टीट्यूट बना हुआ 80 करोड़ का बंद पड़ा है, खिलाड़ियों को उसका लाभ मिल नहीं रहा है। सुबह पब्लिक लाइब्रेरी है, बंद पड़ी है, शानदार बिल्डिंग बन गई, अच्छी अच्छी बिल्डिंग बन गई डीगाड़ी के अंदर, प्रताप नगर में, चैनपुरा वगैरह, पूटला में शानदार बिल्डिंग बड़ी है। अस्पतालों की ना डॉक्टर लगाए ना उपकरण आए वहाँ पर। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अजमेर के किशनगढ़ से। खबर है जहां पर किशनगढ़ के सिलोरा रीको एरिया में भीषण आग लगी है। कबाड़ गोदाम में आग से मची अफरा तफरी। कागज और प्लास्टिक वेस्ट से आग ने लिया विकराल रूप। दमकल और एनडीआरएफ टीम मौके पर मौजूद, आग पर काबू पाने के प्रयास जारी। गोदाम के पास ऑयल फैक्ट्री होने से चिंता बढ़ गई है।
तो अजमेर के किशनगढ़ में एक गोडाउन में आगजनी की घटना सामने आई है। आग कितनी भीषण है आप इस धुएं को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। गोदाम के पास ऑयल फैक्ट्री नजदीक है, इसीलिए लोगों की चिंता यहां पर बढ़ गई कि कहीं ये आग जो है वो उस ऑयल फैक्ट्री तक ना पहुंच जाए, अन्यथा नुकसान और भी बड़ा रूप ले सकता है। वहीं अलवर के भिवाड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग के सघन जांच अभियान में 22 फर्मों के खाद्य नमूने फेल पाए गए हैं। डॉक्टर अरविंद गेट के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत एडीएम न्यायालय द्वारा अब तक करीब 46 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। जांच में गोल्डन ट्यूलिप भिवाड़ी समेत कई प्रतिष्ठानों के पनीर, दही, मिठाई, मसाले और दूध के नमूने असुरक्षित या फिर अवमानक मिले हैं। विभाग ने होली और शादी सीजन को देखते हुए जांच अभियान और तेज करने और साथ ही मिलावट की सूचना देने की अपील की है। वहीं दौसा से खबर है, जहां पर दौसा शहर में एक बार फिर प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई से हड़कंप मच गया। गेटोलाव सरोवर क्षेत्र में मंदिर के पास बने एक पक्के मकान को प्रशासन ने जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई नायब तहसीलदार हनुमान सहाय शर्मा के नेतृत्व में की गई है, जिसमें कोतवाली थाना पुलिस और नगर परिषद की टीम भी मौजूद रही। अचानक हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 3 से 4 दिन पहले ही सीमांकन किया गया था और उन्हें बताया गया था कि पीछे की खातेदारी भूमि पर निर्माण करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके बावजूद पक्का मकान तोड़ दिया गया। लोगों का कहना है कि बिना स्पष्ट नोटिस और पूर्व सूचना के इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं। गौरतलब है कि इससे पहले भी जयपुर रोड स्थित ग्रास लैंड पर बने पक्के मकानों को प्रशासन ने तोड़ा था, जिसके बाद पूरे शहर में काफी हलचल मच गई है। धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। दरअसल मनिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर फूलपुर मोड़ के पास एक कंटेनर और स्कूटी की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी सवार दंपति कंटेनर के नीचे फंस गए। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर इलाज के दौरान पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी का उपचार जारी है। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने मशक्कत के बाद खुलवाया है। झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र में सारोला थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मादक पदार्थ की सौदेबाजी से पहले ही 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी राजू, देवेंद्र पारेख उर्फ मोन्टू और श्रवण को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक कार और 5 खाली कट्टों में लगभग 56 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया और पूछताछ में पता चला है कि आरोपी लगभग 300 किलोग्राम डोडा चूरे की सौदेबाजी करने के लिए मौके पर पहुंचे थे। पकड़े गए तस्करों के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन और सारोला थाना प्रभारी बुद्धराम चौधरी के नेतृत्व में की गई है। पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। सारोला थाना क्षेत्र में 3 जो संदिग्ध लोग हैं, उसके बारे में ये पता चला कि वो यहाँ कोई ड्रग का सौदा करने आए थे। उसी क्रम में वहाँ मुकदमा दर्ज हुआ है। उनके कब्जे से जो संदिग्ध कट्टे इत्यादि वो जब्त किए गए। सेक्शन 30 एनडीपीएस में मुकदमा दर्ज किया गया है। जो तीनों अभियुक्त हैं जो जिला जोधपुर के रहने वाले हैं, जिसमें 2 डांगी आवास के हैं, जिसमें देवेंद्र और सरवण करके हैं। देवेंद्र के ऊपर 30 मुकदमे पहले से ही दर्ज है और सरवण है उसके ऊपर 2 एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज है। इन अभियुक्तों से अभी पूछताछ की जा रही है कि ये किससे सौदा करने आए थे और पहले कितनी बार यहाँ आ चुके हैं और अन्य किन जगहों से। और अब खबर झुंझुनू से, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 24 गवाहों और 51 दस्तावेजों के आधार पर आरोप सिद्ध मानते हुए फैसला दिया है। घटना के समय पीड़िता की उम्र मात्र 14 वर्ष थी। दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है और जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। नाबालिग पीड़िता के पिता ने 15/7/2024 को पुलिस थाना सिंघाना में प्रकरण दर्ज करवाया, जिसमें तथ्य ये थे कि उनकी नाबालिग लड़की जो स्कूल में पढ़ने जाती थी, वहाँ पर जो प्रशिक्षु शिक्षक आता था उसने उसको टॉर्चर किया, उसका पीछा किया और एक कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम से पहले जब वो क्लासरूम में अपने
कपड़े चेंज कर लेते, उस टाइम उसकी अश्लील फोटो बना ली और उन फोटोज के आधार पे वो उसको ब्लैकमेल करता था और उससे एक बार उसने 2000 रुपये भी लिए। वहीं बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र के कमजी का खेड़ा गांव में खेत पर गेहूं की फसल को पानी पिलाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। झूलते बिजली के तार की चपेट में आने से पिता पुत्र करंट लगने से झुलस गए। जानकारी के अनुसार गौतम और नानू खेत में सिंचाई कर रहे थे, तभी ढीले बिजली तार से करंट प्रभावित हो गया और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद परिजन दोनों को तुरंत घाटोल अस्पताल ले गए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें बांसवाड़ा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल दोनों का उपचार जारी है। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल है। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग से झूलते तारों को तुरंत ठीक कराने और भविष्य में ऐसे हादसों से बचाव के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। उत्तराखंड में पर्यटन और ट्रैफिक प्रबंधन को नई दिशा देने वाला देहरादून मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। पर्यटन सचिव धीराज सिंह ने बताया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार काम संतोषजनक रूप से चल रहा है और भारत का सबसे लंबा पैसेंजर रोपवे बनकर उभरेगा। 26 टॉवर्स के फाउंडेशन पूरे हो चुके हैं और निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। दिसंबर 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। हालांकि प्रगति को देखते हुए इससे पहले भी संचालन शुरू हो सकता है। इस रोपवे के शुरू होने के बाद देहरादून से मसूरी का सफर महज 15 से 20 मिनट में पूरा हो सकेगा, जिससे जाम की समस्या में बड़ी राहत मिलेगी। मसूरी के लिए जो रोपवे आपका बन रहा है, तो उसमें जो टारगेट दिया गया उनको, उस हिसाब से वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो टोटल देहरादून से लेकर मसूरी के बीच में लगभग 26 टावर्स लगने हैं। तो फाउंडेशन का काम उनका पूरा हो चुका है। अब उसमें इलेक्शन की कार्रवाई चल रही है। जो पिलर्स वगैरह उनके आने थे वो समय से पहुंच चुके हैं। वैसे दिसंबर 2026 तक इसको पूरा किया जाना, मुझे लगता है तो उससे पहले भी हम पूरा कर लेंगे। किस तरह से होगी व्यवस्था, किस तरह से होगी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसी मार्ग से भेजा जाए? इसमें देखिए, जो ट्रैफिक जैम की स्थिति रहती है तो उसके लिए आपको काफी अच्छा समाधान। अब खबर जयपुर से, जहां पर फुलेरा दोस के अबूझ मुहूर्त पर यादव समाज के 13वें सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। श्री कृष्ण सामाजिक उत्थान संस्था की ओर से रामचंद्रपुरा में हुए कार्यक्रम में 47 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। पिछले 13 वर्षों में इस संस्था के द्वारा 747 शादियां संपन्न करवाई जा चुकी हैं। हर जोड़े को सोने चांदी के आभूषण और 51 बर्तनों का गृहस्थ किट भी उन्हें भेंट किया गया। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रत्येक बालिका को 21,000 रुपए की एफडी प्रदान की है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया गया। कार्यक्रम में विधायक, पूर्व मंत्री, आईएएस अधिकारी और समाज के कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। तो फुलेरा में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। फुलेरा दौस में यादव समाज द्वारा कई जोड़ों के विवाह को संपन्न करवाया गया।